उन्होंने लिखा है डीएम साहब आप संज्ञान लें इसमें, और डीएम सीएमओ दोनों से मांगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी जुड़ गए। सर, जिस तरह से लगातार अब जो शीर्ष वर्ग था, नेता, वो परेशान होने लगे हैं, अभी अपने भाई के लिए जनरल वीके सिंह बेड मांग रहे हैं। विशाल, ये बड़ी भयावह स्थिति है। ये अगर इसका मैं विश्लेषण करूं, और ये बड़ी दुख की घड़ी है, मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन वास्तव में बड़ी भयावह स्थिति है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की हालत खराब है। पूरे देश में अब कहीं जाकर छापेमारी शुरू हुई है, कुछ कालाबाजारी करने वालों को पकड़ा गया है, लेकिन कालाबाजारी से इस इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, वेट की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। जनरल वीके सिंह ने जो ट्वीट किया है, हालांकि वो थोड़ी देर बाद उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया है। मुझे लगता है कि पार्टी का और सरकार का उन पर दबाव पड़ा होगा। मोदी सरकार में मंत्री भी हैं जनरल वीके सिंह। जनरल विजय कुमार सिंह गाजियाबाद से सांसद हैं, दूसरी बार सांसद हैं। लेकिन आप देखिए, जब आम जनता, आप जनरल वीके सिंह को अब महसूस हुआ होगा कि आम जनता किस तरह परेशान और त्राही त्राही हो रही है, क्योंकि उनका भाई, सहोदर जो हरदम साथ रहने वाला, इसमें उनके छोटे भाई का जीवन संकट में है। और ऐसी स्थिति में वो लगातार कह रहे हैं, डीएम उनके फोन नहीं उठा रहे हैं, वहां अस्पतालों में उनकी नहीं चल रही। एक मंत्री बेबस है, सरकार का एक मंत्री, केंद्र सरकार जो इतनी ताकतवर सरकार है विशाल, उसका एक मंत्री इतना बेबस है। गाजियाबाद का सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में अपने भाई को नहीं दिला पा रहा है, तो जनता की क्या विषाद। आप ये इसको इस तरह मत लीजिए, इसको हमको देखना होगा गाजियाबाद की वीके सिंह के स्ट्रीट को, गाजियाबाद में कोरोना से लड़ने की जो व्यवस्थाएं हैं उसके आलोक में इसको देखना होगा। उत्तर प्रदेश जो कोरोना से लड़ने का सिस्टम है, जिसको खुद कोरोना हो गया है, हमने लगातार की न्यूज पर अभी के खास प्रोग्राम भी किया था विशाल, और हमने बताया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के सिस्टम को कोरोना हो गया है, और ये उसी का परिणाम है, उसी का ये मुजाहिरा देखने को मिला है। तो ये बड़ी भयावह स्थिति है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि कहीं एक केंद्रीय मंत्री अपने भाई को बेड नहीं दिला पाता, दूसरी तरफ निरहुआ जैसे कलाकार जो लगातार शूटिंग कर रहे थे, कोविड में संक्रमित हो गए, उनके लिए बाकायदे रेड कारपेट बिछाकर वहां पीजीआई में उनको बेड मिल जाता है, लखनऊ में एसजी पीजीआई में, और आम आदमी सड़क पर मर रहा है। तो एक तरफ वीआईपी कल्चर है और दूसरी तरफ वीआईपी गुहार लगा रहा है। तो वीआईपी में भी एक तरीके से वीवीआईपी कल्चर है कि आप वीआईपी हैं, लेकिन उसमें भी आप शोषित पीड़ित वीआईपी एक अलग हैं और एलिट क्लास के वीआईपी अलग हैं। तो अब बड़ी बड़ी भयावह स्थिति हो गई है, अस्पतालों में बड़ी भयावह स्थिति हो गई है। लेकिन ये जनरल विजय कुमार सिंह जो फौज में थल सेना के जनरल रहे हैं, बड़े कामयाब और बड़े काबिल अफसर रहे हैं, राजनीति में आके खुद को कितना बेबस पा रहे हैं। शायद फौज में होते तो जनरल साहब का ये आदेश अब तक फौजी अस्पताल एक कर देते, और लेकिन आज उनको पता चला है कि पब्लिक लाइफ क्या होती है। और जब उनका भाई का जीवन संकट में है विशाल, ये दर्शाता है कि किस तरीके से हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि बेबस हुए हैं। और इसके पीछे कुप्रबंधन है, जो हम लगातार जब कोरोना ने थोड़ी सी राहत हमें दी, एक 4 महीने 5 महीने का हमें स्पैम मिला कि हम अपने आप को तैयार करें दूसरी लहर के लिए, दुनिया से हम कटे हुए थे, दुनिया की दशा को हम देख नहीं रहे थे। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत सरकार के, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, वो खुद डॉक्टर हैं, वो WHO के भी मुखिया बन गए, लेकिन उनका कहीं रोल उस तरीके से नजर आया नहीं मुझे पूरे देश में। और WHO के मुखिया के रूप में जो पूरे विश्व को लेकर जो एक रोड मैप होना चाहिए, वो नजर आया नहीं। तो भारत के बारे में भी अवेयर नहीं थे कि दुनिया में 4 बार वेव आ चुकी थी, कई 7,000 स्ट्रेन है कोरोना के, उसके बाद भी भारत में कोरोना से लड़ने के इंतजाम कराने के बजाय सरकार के का जो जिस सरकार की जिसकी सरकार है, जिस दल की वो दल, और बाकी भी दल लगातार वो चुनाव की तैयारी में रहे, कोरोना से लड़ने की तैयारी ना की उन्होंने, चुनाव की तैयारी में व्यस्त रहे। इसलिए अब शहर कब्रिस्तान बन रहे हैं, शमशान कब्रिस्तान में जगह नहीं है, अस्पताल में चीख पुकार है, मारा मारी है, हालात बहुत ही खराब हैं और दुखद स्थिति है विशाल। सर, अभी आपने बात करी वीआईपी कल्चर की। अभी पिछले दिनों मेरी राम मनोहर लोहिया के कुछ डॉक्टर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम लोग खिलाफ हो गए हैं,
हम लोग किसी भी वीआईपी को, जब तक वो बहुत ही सीरियस ना हो, कुछ वीआईपी जैसे आपने निरहुआ की बात करी, वो टहलते हुए गए एसजीपीजीआई में एडमिट हो गए, ऐसे पेशेंट की हम मदद ही नहीं करेंगे। अगर हमारे पास 4 कॉमन मैन होंगे और 4 वीआईपीज होंगे और वीआईपीज मुझे ठीक दिख रहे होंगे तो मैं उनको बेड नहीं दूंगा। या आरएमएल की एक जो यंग डॉक्टर्स की बेड है, उन्होंने ये मुहिम चला रखी है आरएमएल में। सर निश्चित तौर पे हम देखिए इस दौर में तमाम बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बड़ा अच्छे से पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। और कुछ तस्वीरें कानपुर से आई हैं कि कुछ डॉक्टर लाठी लेकर मरीजों को पीट रहे हैं। तो ये अलग अलग तरीके के लोग हैं, लेकिन जिन डॉक्टरों की आप बात कर रहे हैं वो बड़ी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं मरीजों की। और ये अच्छी बात है कि वीआईपी कल्चर को डिमोरलाइज करना चाहिए। ठीक है, अगर उसको जरूरत है उसकी जान पर बनाई तो चाहे वीआईपी हो चाहे कॉमन मैन हो, उसको इलाज मिलना चाहिए फिर। लेकिन खामखा वीआईपी कल्चर कि भाई आपने बेड आरक्षित करा लिया, आप सीधे वहां चले जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं जाके। आप गए, आपके रेड कारपेट बिछा है, पता चला फला आईएएस हैं, वो जाके भर्ती हो गए और ननको रज्जाक को बेड नहीं मिला। तो ये इस तरीके की चीजें ठीक नहीं है। मतलब ऊपर वाला कृपा बनाए रखे इस उत्तर प्रदेश पर, इस देश पर। नहीं तो जो हालात है, हमारा स्वास्थ्य सिस्टम चरमराया नहीं है विशाल, ध्वस्त हो गया है, नष्ट हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया है। तो बहुत ही भयानक स्थिति है जी। सर, इससे पहले अगर ये वीके सिंह की बात की जाए, इससे पहले आईएएस एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश के तो अध्यक्ष हैं त्रिवेदी जी, उनको भी 8 घंटे के बाद बेड मिला था। वो भी एसजीपीजीआई में दौड़ भाग कर रहे थे, लेकिन निरहुआ घर पे ही उनको अलॉट हो गया बेड। वो आते हैं, अपनी गाड़ी से उतरते हैं, आराम से अपने चरणों से चलते हुए जाते हैं और बेड पे लेट जाते हैं। और निश्चित तौर पर ये मैंने इसका जिक्र किया, इस पर चर्चा करेंगे। और तरीके के जो दृश्य आते हैं वो एक आम जनता में एक हीन भावना पैदा करते हैं। और ये जो काल है, महाकाल है, जो कोरोना का महाकाल है, इसमें एक डिप्रेशन जैसा लोगों में पैदा होता है, एक उत्तेजना भी पैदा होती है, एक गुस्सा भी पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि सरकारों को अपना पूरा एफर्ट, कल इस तरीके की चर्चा हो रही थी कि भाई चीन ने 15 दिन में 10,000 बेड का अस्पताल बना दिया, आप 6 महीने में बना डालते। आपने एक भी अस्पताल नहीं बनाया, चाहे उत्तर प्रदेश में हो। छत्तीसगढ़ में एक 10,000 बेड का अस्पताल छोड़कर देश में कहीं भी इस तरह की पहल नहीं हुई कि 8,000 10,000 बेड का कोई अस्पताल आप बना डालते। आप तो चुनाव में लगे थे, आप विपक्षी दल भी चुनाव लड़ने की तैयारी में, कोई पंचायत चुनाव लड़ रहा, कोई राज्यों के चुनाव लड़ रहा, 5 राज्यों में चुनाव थे, सभी दल उसमें लगे थे। एक को नहीं कहना है। ठीक है, राहुल गांधी ट्वीट करके चेता देते हैं कि सुनामी आ जाएगी, लेकिन क्या राहुल गांधी बेड और अस्पताल को लेकर धरने पर बैठे? क्या अखिलेश यादव धरने पर बैठे? क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ धरने पर बैठे? क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया धरने पर बैठी? क्या उत्तर प्रदेश में और जो लोग थे वो धरने पर बैठे? नहीं, बेड वो चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आपने जब और आम जनता को भी मैं कहूंगा कि आप अस्पताल स्कूल के लिए वोट देते नहीं, आप जाति पात के लिए वोट देते हैं, आप धर्म मंदिर मस्जिद के लिए आप वोट देते हैं। आज जब जान पर बना ही तो आप अस्पताल की बात करें तो आपको अस्पताल कैसे मिल जाएगा? अब मुझे लगता है जनता को नए सिरे से सोचना होगा कि वो राजनीतिक दल अब सत्ता में होना चाहिए जो अस्पताल की बात करे, स्कूल की बात करे और हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करे। मुझे लगता है 2 बिंदुओं से अहम इस देश में कोई तीसरा बिंदु हो नहीं सकता। विशाल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर।